हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोहरा केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेन जून 2022 एग्जाम के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर 25 जून 2022 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें सेक्शन ए की बात की जाएगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे 1 से लेके 10 तक। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे गए। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से पूछा गया था, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट टॉपिक से, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी की कैटेगरी में हम इसे कहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by photons in order to produce the photoelectric effect with platinum metal is। ठीक है, और आपको गिवन है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लैटिनम इज 1.3 into 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स एंड H is equal to 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकंड। पहले जरा क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोटोन्स के पास कितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि प्लैटिनम मेटल पे फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी मेटल पे जब फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट की बात की जा रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट कब होता है, और वो कब होगा जब फोटोन के पास मिनिमम उतनी एनर्जी होनी चाहिए जितना कि गिवन मेटल का वर्क फंक्शन होता है। अब इस क्वेश्चन के लिए जो मिनिमम एनर्जी आपसे पूछी गई है उसके ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए सेज 3.21 into 10 की पावर -14 जूल। ऑप्शन बी सेज 6.24 into 10 की पावर -16 जूल। ऑप्शन सी सेज 8.58 into 10 की पावर -19 जूल एंड ऑप्शन डी सेज 9.76 into 10 की पावर -20 जूल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर सी, दैट इज 8.58 into 10 की पावर -19 जूल। अभी कैसे आया, तो इसका एक्सप्लेनेशन में मैंने यही बात कही है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर इज, देखिए ध्यान से, इज दैट द मिनिमम एनर्जी possessed by the incident light, photons of incident light is equal to the work function of the given metal। मतलब ये हुआ कहने का कि जो फोटोन्स के लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं उस मेटल पर, उसके पास मिनिमम उतनी एनर्जी होनी चाहिए जितना कि उस दिए गए मेटल का वर्क फंक्शन है। अब वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एच न्यू। यही वर्क फंक्शन जो आएगा वो मिनिमम एनर्जी के इक्वल आएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको H और न्यू की वैल्यू गिवन है, उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस गिवन मेटल की, प्लैटिनम मेटल की, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखिए जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा। So on putting the values of H and nu naught in the above formula, we get W is equal to 6.6 into 10 की power -34 joule second and multiplied by 1.3 into 10 की power 15 second inverse। multiply कर देंगे तो W आ जाएगा 8.58 into 10 की power -19 joule। Hence the correct answer is option C, which says 8.58 into 10 की power -19 joule। Okay students, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सिंपल क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसे कहूंगा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है थर्मोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक से। तो क्या कहता है जरा देखिए, एट 25 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure, the enthalpy of combustion of benzene liquid and acetylene gas are minus 3268 kilojoule per mole and minus 1300 kilojoule per mole respectively. The change in enthalpy for the reaction 3 moles of acetylene gas gives benzene liquid is। okay, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिएक्शन आपके सामने दे रखी है इसका आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या गिवन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन एसिटिलीन का और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बेंजीन का। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में
क्या रिलेशन होता है, अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर पाएंगे। अब इसके ऑप्शन क्या हैं, उनका आंसर क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है, तो देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेज प्लस 324 किलो जूल पर मोल, बी प्लस 632 किलो जूल पर मोल, सी माइनस 632 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन डी माइनस 732 किलो जूल पर मोल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर सी विच सेज माइनस 632 किलो जूल पर मोल। एक्सप्लेनेशन देखिए अब ध्यान से। सबसे पहले तो जो डिजायर्ड जो गिवन केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन गैस गिव्स बेंजीन लिक्विड। ओके, अब हमें जैसा कि मैंने कहा कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो देखिए ध्यान से, जब फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा। We know that the standard enthalpy of reaction delta H R naught and the standard enthalpy of combustion delta H C naught of reactants and product are related to each other as follows. क्या relation होता है, तो standard enthalpy of reaction delta H R naught is equal to total of standard enthalpy of combustion of reactant minus total of standard enthalpy of combustion of product। यहाँ पे reactant और product कौन है वो रखेंगे, फिर उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो जैसा कि मैंने अभी कहा, for the above chemical reaction we get the following relation: standard enthalpy of reaction is equal to 3 moles of standard enthalpy of combustion of acetylene gas minus standard enthalpy of combustion of benzene liquid। दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज गिवन इन द अबव इक्वेशन वी गेट standard enthalpy of reaction is equal to 3 times of minus 1300 minus minus 3268 किलो जूल पर मोल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा देखिए ध्यान से। तो सॉल्व कर लिया आपने, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया माइनस 3900 प्लस 3268 किलो जूल पर मोल, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन आ गया माइनस 632 किलो जूल पर मोल। Hence the correct answer is option C which says minus 632 किलो जूल पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर से है और मैं इसे हम कह सकते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। हालांकि ये मॉडरेट क्वेश्चन ही है, लेकिन फिर भी टाइम के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट आपको अप्लाई करना था और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना था, उसके हिसाब से हम इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रख सकते हैं पेपर के हिसाब से। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 3 जो सॉल्यूशन चैप्टर से है वो क्या कहता है, सॉल्यूट ए एसोसिएट इन वाटर। ओके, when 0.7 gram of solute A is dissolved in 42.0 gram of water, it depresses the freezing point by 0.2 degree Celsius. The percentage association of solute A in water is, okay, and you are given molar mass of A is equal to 93 gram per mole and molar depression constant of water is 1.86 Kelvin kg mole inverse. Okay, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले जरा एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक सॉल्यूट ए है जो वाटर में एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, एसोसिएट हो रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहा गया है कि एसोसिएट हो रहा है, वो डाइमराइज हो रहा है या ट्राइमराइज हो रहा है, टेट्रामराइज हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो दिमाग आपको लगाना है। ओके, अब क्या कहा गया कि उस सॉल्यूट ए की कितनी क्वांटिटी ली है, 0.7 ग्राम, और किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, 42.0 ग्राम ऑफ वाटर में। इससे क्या हुआ, जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस हो गया, 0.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आपको ये बताना है कि जो सॉल्यूट ए है उसका एसोसिएशन तो हुआ है, उसका कितना परसेंट हुआ है। जब भी स्टूडेंट ये परसेंटेज पूछता है, इसका मतलब आपका आंसर 100% नहीं है, 100% एसोसिएशन नहीं हुआ है, उसका आंसर 100% से कम है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार और फिर इसके आंसर और इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है ए 50%, बी 60%, सी 70% एंड डी 80%। आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर डी। कैसे आया, तो हम पहले जरा इसकी शुरुआत करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आयोटा इज गिवन एज फॉलोज। तो वांट ऑफ फैक्टर आयोटा के टर्म्स में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला है वो देखेंगे और फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर आयोटा आ जाएगा और उसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा के साथ क्या रिलेशन है वो पुट करेंगे, तो हम फिर अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, क्या फॉर्मूला है, फिर वैल्यू पुट करने पर क्या आंसर आएगा। फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टीएफ, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इज इक्वल टू आयोटा वांट ऑफ फैक्टर, केएफ दिस इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डब्ल्यू सॉल्यूट दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 divided by molar mass of solute mw solute and multiplied by mass of solvent that is given in gram. Okay, so on putting the given values in the above formula we get सारी values जो इसमें अपने को given है वो put कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, देखिए ध्यान से। तो वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास आया 0.2,
is equal to iota into 1.86 into 0.7 multiplied by 1000 divided by 93 into 42. हमें वांट ऑफ फैक्टर आयोटा कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा 0.2 into 93 into 42 divided by 1.86 into 0.7 into 1000. सॉल्व कर लिया, फर्दर आयोटा आ गया 781.2 divided by 1302 which comes out to be 0.60. अब यहाँ पे आयोटा की वैल्यू आई है 1.60. ओके, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जो दिमाग आपको लगाना था वो ये था, since the value of want of factor is equal to 0.60 so that the solute undergoes dimerization in water and its association in water. Okay, so dimerization in water can be expressed as follows. अब यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूं मैं कि आप ध्यान से समझिएगा कि I की वैल्यू 1 से कम है, मतलब ये बात श्योर हो गया कि 1 से कम होने पर एसोसिएशन होगा। ठीक है, अब I की वैल्यू 1 से कम कितनी है? ये 0.5 के आसपास दिख रही है आपको, समझ रहे हो स्टूडेंट्स? 0.6। तो हम ये कहेंगे कि जब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 0.6 है तो सॉल्यूट A जो है अंडरगोज डाइमराइजेशन। ठीक है, उसका क्या होगा? वाटर के अंदर डाइमराइजेशन होगा, और उसका जो एसोसिएशन इन वाटर हो रहा है या एक तरह से जो डाइमराइजेशन हो रहा है उसको कैसे लिखेंगे, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, और उसको जब एक्सप्रेस करेंगे हम तो हमारे पास एग्जैक्ट रिलेशन आ जाएगा अल्फा के टर्म्स में, और वहां से वांट ऑफ फैक्टर और अल्फा को रिलेट करते हुए हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, डाइमराइजेशन हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो हमने कह दिया यहाँ पे 2a gives a2, 2 moles of A are converting into A2, मतलब डाइमराइजेशन हो रहा है। इनिशियली आपके पास 1 मोल था तो 1 में से अल्फा मोल अगर एसोसिएट हुआ तो अल्फा बाय 2 रह जाएगा। सो अल्फा बाय 2 ये कब आएगा आपके पास? एट टाइम t एट इक्विलिब्रियम। ओके, सो फाइनल मोल्स एट इक्विलिब्रियम विल बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा मोल किसके बच गए? A के, और A2 के कितने बन गए? अल्फा बाय 2। ओके, इनिशियल मोल्स बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन वाज 1 मोल, क्योंकि यहाँ पे हमने कह दिया शुरुआत में कितना था? 1 मोल, ये 0 था, इसमें से 1 में से अल्फा एसोसिएट हुआ तो अल्फा बाय 2 बन गया। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से, जैसा कि हम जानते हैं वांट ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। वांट ऑफ फैक्टर का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के फॉर्म में I, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फाइनल मोल्स मतलब जो एसोसिएशन के बाद आपको मिले, इनिशियल मोल मतलब जो रिएक्शन शुरुआत होने से पहले या एसोसिएशन होने से पहले जो थे। तो on putting the values given in the above formula we get initial mole तो 1 था, फाइनल मोल्स अभी हमने कैलकुलेट कर ही लिया ऊपर, वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, तो I is equal to 1 minus alpha plus alpha by 2, these are the final moles, और 1 initial mole. Okay, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 0.60, this is the value of want of factor iota, 1 minus alpha plus alpha by 2, 1 को इग्नोर कर सकते हैं। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 आ जाएगा माइनस अल्फा बाय 2, तो 0.60 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। ओके, अल्फा बाय 2 को हम यहाँ ले आते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 0.60। ओके, तो अल्फा बाय 2 is equal to 1 minus 0.60, अल्फा बाय 2 comes out to be 0.40, अल्फा comes out to be 0.40 into 2, that is 0.80। अब ये तो अल्फा आ गई वैल्यू 1 के लिए 0.80, क्योंकि हमें अल्फा परसेंटेज के फॉर्म में पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 0.80 मल्टीप्लाइड बाय 100% that comes out to be 80%। Hence the correct answer is option D which says 80%। Okay students, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपको, सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से है, और एक इजी क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन के बीच में। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ध्यान से, द KSP फॉर बिस्मथ सल्फाइड Bi2S3 is 1.08 into 10 की पावर minus 73. The solubility of Bi2S3 in mole per liter at 298 Kelvin is, the options are A 1.0 into 10 की पावर minus 15, B 2.7 into 10 की पावर minus 12, C 3.2 into 10 की पावर minus 10 and D 4.2 into 10 की पावर minus 8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर A, दैट इज 1.0 into 10 की पावर minus 15। पहले जरा एक बार देख ले ध्यान से कि जो ये Bi2S3 है ये आपका एक तरह से A2B3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो उसके लिए आपको सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी हो गया S, उसके बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जब वो रिलेशन पता हो तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन था। देखिए इसका आंसर, और इसका आंसर तो मैंने बता दिया, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए ध्यान से। The relation between the solubility product KSP and solubility S of Bi2S3, that is bismuth sulfide, ये क्या है? A2B3 type of electrolyte
can be determined by the partial dissociation of Bi2S3 as follows. हमें इसका partial dissociation समझना पड़ेगा। तो Bi2S3 जब आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, तो क्या बनाएगा? 2Bi+3 प्लस 3Si(S-2) बिस्मिथ आयन और सल्फाइड आयन। बिस्मिथ आयन Bi+3, इसके 2 मोल्स मिलेंगे। सल्फाइड आयन S-2, इसके 3 मोल्स मिलेंगे। अगर हम सॉल्युबिलिटी को S से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए हो जाएगा 2S फॉर बिस्मिथ आयन Bi+3, और S-2 के लिए हो जाएगा 3S। ओके, अब देखिए ध्यान से आगे। तो KSP ऑफ बिस्मिथ सल्फाइड क्या हो जाएगा? बिस्मिथ आयन की पावर 2, सल्फाइड आयन की पावर 3। ओके, यहाँ कितना है? 2S की पावर 2 और 3S की पावर 3 हो जाएगा। ओके, 2S की पावर 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4S², और यहाँ 3S की पावर 3 जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27S³। तो KSP, that is solubility product of bismuth sulfide, comes out to be 108 S की पावर 5। तो S की पावर 5 क्या हो जाएगा? KSP अपॉन 108, और S क्या हो जाएगा? KSP अपॉन 108 होल पावर 1/5। ओके, तो देखिए आगे ध्यान से। So S comes out to be KSP of bismuth sulfide upon 108 whole power 1/5. On putting the value of KSP of bismuth sulfide which is given in the question, in the above formula we get value put करने पर क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से। तो S आ जाएगा 1.08 into 10 की पावर -73 अपॉन 108 होल पावर 1/5। यहाँ मैं इसको पॉइंट को हटाता हूँ तो ये -75 हो जाएगा। तो 108 into 10 की पावर -75 डिवाइडेड बाय 108 होल पावर 1/5। 108 से 108 कैंसिल हो जाएगा। सो 10 की पावर 75, 10 की पावर -75 होल पावर 1/5, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 और 75, तो क्या आ जाएगा? S comes out to be 1.0 into 10 की power -15 mole per inverse. Hence, the correct answer of this question is option A, which says 1.0 into 10 की power -15 mole per inverse. ये हो गया solubility of bismuth sulfide at 298 Kelvin temperature. Okay? तो इजी क्वेश्चन था आयनिक इक्विलिब्रियम के सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट टॉपिक से। ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है, एंजाइम के ऊपर बेस्ड है। हम इसकी बात करें, हम देखिए, सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं बात कर रहा हूँ मैचिंग वाला क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक से है। हम इसको एंजाइम वाले टॉपिक से बात कर सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में भी एंजाइम का डिस्कशन हो रखा है, तो इजी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है ये। मैचिंग है यहाँ पे, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात कर रहा है। लिस्ट 1 में आपको दे रखा है जाइमेज, डाइस्टेज, यूरियज और पेप्सिन एंजाइम के नाम है। लिस्ट 2 जहाँ पे वो एक्ट करते हैं स्टोमक के अंदर, ए फर्स्ट स्टोमक, सेकंड यीस्ट, थर्ड माल्ट और फोर्थ सोयाबीन। So what the question says, choose the correct answer from the option given below। मैचिंग करनी है आपको और वहां पे आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो देखिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेज ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। बी ऑप्शन सेज ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। सी ऑप्शन सेज ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। एंड डी ऑप्शन सेज ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर बी, दैट इज ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। अभी कैसे आया तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक एक एंजाइम की बात करते हैं और उसका मैचिंग क्या है और वो क्यों है उसको समझते हैं। सबसे पहली बात देखिए, जाइमेज एंजाइम की बात कर रहे हैं तो जाइमेज एंजाइम नेचुरली अकर्स इन यीस्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। जाइमेज एंजाइम कहाँ मिलता है? यीस्ट में। तो जाइमेज की मैचिंग का अगेंस्ट आ जाएगा यीस्ट। डायस्टेज एंजाइम की जब हम बात करें वो कहाँ मिलता है? माल्ट के अंदर। तो डायस्टेज एंजाइम का मैचिंग क्या हो जाएगा? माल्ट। यूरियस एंजाइम इज फाउंड इन सोयाबीन। यूरियस एंजाइम कहाँ मिलता है? सोयाबीन के अंदर। और पेप्सिन एंजाइम इज फाउंड इन स्टमक। ओके, तो जहां ये एंजाइम मिलते हैं उनकी करेक्ट मैचिंग के हिसाब से क्या हो जाएगा? ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। thus option B is the correct answer for this question which was related to enzyme। okay, सरफेस केमिस्ट्री में भी एंजाइम का जिक्र है और बायोमोलिक्यूल्स में भी हम इसकी बात करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये पीरियोडिक टेबल से पूछा गया है और इसके अंदर मैं कहूंगा ये मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के पूछने के तरीके ने इसको मॉडरेट बना दिया है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा, और फिर मैं समझाऊंगा कि मॉडरेट क्यों है, इजी क्यों नहीं है। पीरियोडिक टेबल से पूछा है क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलुरियम एंड पोलोनियम इज। योर ऑप्शंस आर, ए सेज फ्लोरीन less than chlorine, less than tellurium, less than polonium.
B option says polonium less than tellurium less than fluorine less than chlorine. C option says tellurium less than polonium less than chlorine less than fluorine, and D option says chlorine less than fluorine less than tellurium less than polonium. इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर डी। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत ही प्यारी बहुत ही शानदार बात बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही बात है। जब हम बात करें कि जब भी किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसको जब आप एंथैल्पी चेंज के फॉर्म में लिखेंगे वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव साइन के साथ आती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक सिंपल एनर्जी की वैल्यू आती है जो आप एक्सप्रेस करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा होता तो आपका आंसर अलग होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। तो आपका आंसर सीधा हो जाता डी, क्योंकि उसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है। अब उसमें क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम आएगी, मतलब आप समझना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव साइन के साथ आएगी। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं कह रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कह रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि क्लोरीन और फ्लोरीन हेलोजन है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और टेलुरियम और पोलोनियम जो है वो ऑक्सीजन फैमिली के, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपैरेटिवली कम होगी। अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से जो कंपेयर करके फिर बात करना, उसको समझना। ओके, तो आप ये बात ध्यान रखें कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रूप में आंसर देना है। तो कई सारे स्टूडेंट जो है वो बी और डी ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना आपको आंसर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रूप में देना है। ठीक है, अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ओके, तो देखिए ध्यान से। तो जैसा कि मैंने कहा, क्लोरीन एंड फ्लोरीन बीइंग द हैलोजेंस हैव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू टेलुरियम एंड पोलोनियम ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में समझा रहा हूँ, फिर उसको अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कहा सबसे पहले मैंने कि क्लोरीन और फ्लोरीन क्या है? हेलोजन है, जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर होती है किसके कंपैरिजन में? टेलुरियम और पोलोनियम के कंपैरिजन में, जो कि क्या है? ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी हमें पता है कि क्लोरीन और फ्लोरीन में हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। क्यों होती है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लोरीन में ऐसा क्या फैक्टर है जो उसकी हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है, और फ्लोरीन की ऐसी क्या कमी है जिस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बाद भी लोअर है। ओके, ये आप मुझे बताएंगे, आपने पढ़ रखा है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। तो ये बात समझ में आ गई, क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर है, और इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेलुरियम और पोलोनियम में से हायर है। ओके, अब आगे देखिए। आउट ऑफ टेलुरियम एंड पोलोनियम, टेलुरियम हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, और ये भी बात हम जानते हैं, अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? मैक्सिमम। अब ये तो कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब जरा एक बार इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की क्या वैल्यूज हैं? द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। एक बार जरा सारी वैल्यूज देखें एक बार ध्यान से। अब जरा वैल्यूज देखिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, टेलुरियम और पोलोनियस, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम नेगेटिव साइन के साथ है। फ्लोरीन उसके बाद -328, टेलुरियम -190 और पोलोनियम -174। अगर क्वेश्चन ये आता विथ नेगेटिव साइन, तो विथ नेगेटिव साइन किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। लेकिन हमें पता है जिसका नेगेटिव साइन होगा उसकी वैल्यू तो ओवरऑल कम है, तो सबसे ज्यादा किसकी हुई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? पोलोनियम की। Hence, the correct order of electron gain enthalpy is क्लोरीन सबसे कम क्योंकि वो -349 है, फ्लोरीन उससे ज्यादा वो -328 है, टेलुरियम उससे ज्यादा -190 है, और पोलोनियम सबसे ज्यादा -174 है। अगर ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता, क्लोरीन सबसे ज्यादा, फ्लोरीन उससे कम, टेलुरियम उससे कम, पोलोनियम उससे कम। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ऑप्शन डी था वो करेक्ट है। जिसने इस करेक्ट ऑर्डर को बताया है, क्लोरीन सबसे कम, फ्लोरीन उससे ज्यादा, टेलोरियम उससे ज्यादा, पोलोनियम उससे ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको पता चला होगा। स्टूडेंट्स, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं टॉपिक के जो उस जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, हम उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे, ताकि आपको इस वीडियो को देखने का सही पर्पस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं बताएंगे, सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, उसके पीछे जो छुपा हुआ कंसेप्ट है, जो हिडन कंसेप्ट है, उसको भी क्लियर कर देंगे, ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी और एग्जाम में पूछे जाएं तब उसको भी कर सके।
ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मेटलर्जी चैप्टर से है, इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आप आराम से इसको पढ़ के तसल्ली से इसका आंसर दे सकते हैं। क्या कह रहा है जरा देखिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट 1 सेज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट्स प्रीशियस मेटल्स। ओके, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाते हैं तो ब्लिस्टर कॉपर जो होता है वो प्रेशियस मेटल को डिपॉजिट करता है। अब जरा एक बार स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं। Statement 2 says, in the process of obtaining pure copper by electrolytic method, copper blister is used to make the anode. क्या कह रहा है ये कि जब आप प्रोसेस में मतलब जब आप प्योर कॉपर को ऑब्टेन करते हो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से तो उस प्रोसेस के दौरान जो ब्लिस्टर कॉपर है उसको एनोड बनाते हो। ओके, अब आपको इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको क्या करना है, जो ऊपर दोनों स्टेटमेंट है उसके हिसाब से बताना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं। तो एक बार हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, तो देखिए ध्यान से। ऑप्शन ए सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन बी सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ऑप्शन सी सेज स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false, and ऑप्शन डी सेज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर ए। अब कैसे है तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात कर रहे हैं कॉपर की, तो कॉपर की रिफाइनिंग होती है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि कॉपर इज रिफाइंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ओके, अब इसमें होता क्या है, तो इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड में होता क्या है। तो इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड द इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एज एन एनोड। जो इम्प्योर मेटल होता है उसको एनोड बनाते हो। ओके, जहां ऑक्सीडेशन होगा। while the precious metal get deposited as anode mud, जो precious metal है वो एनोड मड के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं एनोड पर, एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। Here the anodes are of impure copper and pure copper strips are taken as cathode। अब जब आप कॉपर की बात कर रहे हो तो एनोड जो होंगे वो किसके होंगे? इम्प्योर मेटल के, इम्प्योर कॉपर के। और प्योर कॉपर स्ट्रिप्स को आप किसकी तरह यूज करोगे? कैथोड की तरह। ओके, अब आगे देखिए। impurities from the blister copper deposit add as anode mud। जो impurities होंगी जो blister copper से मिलेंगी वो कहाँ डिपॉजिट होंगी? एनोड मड के रूप में डिपॉजिट होंगी। और उस impurities में जो precious metal मिलते हैं वो कौन है? which contains antimony, selenium, tellurium, silver, gold and platinum। इसका मतलब ये हुआ hence both statement 1 and statement 2 are true। और ये बात कौन समझा रहा है? ऑप्शन ए। thus the correct answer is of this question is option A। तो मेटलर्जी का इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। थोड़ा सा लॉजिकल है ये असर्शन रीजन के हिसाब से, इसलिए मैं इसको मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में कह सकता हूं इसको। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है केमिकल बॉन्डिंग का। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए व्हाइल द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ओके, असर्शन ए क्या कहता है? द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग लुईस एसिड बेस कांसेप्ट। ओके, जो वाटर का एम्फोटेरिक नेचर है वो लुईस का जो एसिड बेस कांसेप्ट है उससे समझाया जाता है। ओके, अब आगे देखिए रीजन क्या कहता है। रीजन आर सेज वाटर एक्ट्स एज एन एसिड विथ अमोनिया एंड एज अ बेस विथ H2S। ओके, तो अब आपको बताना है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो एक बार ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एसिड बेस कंसेप्ट है ये हम केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा देखते हैं। और आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में हम जब एसिड बेस की शुरुआत करते हैं तो एसिड बेस हाइपोथेसिस के अंदर हम आरएनएस कंसेप्ट की बात करते हैं, ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट की बात करते हैं और लुईस कंसेप्ट की बात करते हैं। ओके, अब ब्रोंस्टेड लॉरी और लुईस के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जरा एक बार देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं। Option A says both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B says both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C says A is true but R is false, and option D says A is false but R is true. Okay, अब आगे देखिए इसका आंसर और इसका explanation। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर डी। ओके, आंसर डी क्या कहता है देखिए एक बार वापस मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। आंसर डी है इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर डी विच सेज, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, यस। तो डी क्या कह रहा है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, अब इसको समझते हैं।
जो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर है वो हम एक्सप्लेन करते हैं ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट बट नॉट बाय लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट से तो आप ये बता सकते हैं वाटर एक अच्छा बेस है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास अवेलेबल है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो बेस हो गया। ओके, लुईस बेस हो गया। तो लुईस कंसेप्ट के हिसाब से तो हम बता सकते हैं कि वाटर एक अच्छा बेस हो गया, लेकिन उसका एम्फोटेरिक नेचर हम किससे समझाएंगे? ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट। ओके, अब कैसे समझाएंगे तो देखिए ध्यान से। तो क्या कहा मैंने? वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर एज इट कैन, पहली बात यहाँ पे समझ लीजिए एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। तो वाटर एम्फोटेरिक नेचर का क्यों है ब्रोंस्टेड लॉरी के हिसाब से? बिकॉज इट कैन एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड कौन होते हैं? जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जिनके पास प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। as well as water acts as ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस कौन है? जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं। ओके, अब यहाँ पे हम जो सेकंड स्टेटमेंट जो बात कही गई उसको एक बार देख लें कि वाटर एक्ट्स एज एन एसिड विद अमोनिया एंड एज अ बेस विद H2S। जब वाटर अमोनिया से रिएक्शन करेगा या अमोनिया के साथ जब ट्रीट कराएंगे वाटर को, तो वाटर एसिड की तरह बिहेव करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, जबकि अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ब्रोंस्टेड बेस बनेगा। जबकि वाटर की बात करें H2S के साथ, तो उस समय वाटर बेस बन जाएगा, H2S एसिड बन जाएगा। तो एक बार रिएक्शन से इसको और अच्छे से समझते हैं, देखिए ध्यान से। तो पहली इक्वेशन में क्या लिखा है? वाटर प्लस अमोनिया गिव्स OH माइनस प्लस NH4 प्लस। वाटर क्या है? ब्रोंस्टेड एसिड। अमोनिया क्या है? ब्रोंस्टेड बेस। तो ब्रोंस्टेड एसिड ने प्रोटॉन दिया, क्या बना लिया? कॉन्जुगेट बेस, दैट इज OH माइनस। ओके, अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ब्रोंस्टेड बेस ने क्या बना लिया? NH4 प्लस, which is ammonium ion, which is the conjugate acid. Okay, सिमिलरली जो सेकंड रिएक्शन आपके सामने है वाटर प्लस H2S, इस बार क्या होगा? देखिए ध्यान से, एक बार मैं सेकंड इक्वेशन फिर से बता देता हूँ। सेकंड इक्वेशन में वाटर क्या है? ब्रोंस्टेड बेस की तरह एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ओके, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ब्रोंस्टेड एसिड है, प्रोटॉन डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस क्या बना लेगा? SH माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? वाटर क्या कर रहा है? ब्रोंस्टेड बेस की तरह एक्ट कर रहा है H2S के साथ और ब्रोंस्टेड एसिड की तरह एक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ। हेंस A इज फॉल्स, क्योंकि वो तो कह रहा है लुईस कांसेप्ट से समझाते हो, जबकि हमने तो ब्रोंस्टेड एसिड बेस कांसेप्ट से समझाया। तो ए तो फॉल्स हो गया असर्शन, बट आर इज ट्रू। रीजन ट्रू है क्योंकि वाटर का बिहेवियर H2S और अमोनिया के साथ करेक्टली एक्सप्रेस किया गया है। हेंस ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, जो कह रहा है ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम के एसिड बेस कंसेप्ट से पूछा गया है। हालांकि कई जगह पे इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी बता देते हैं, पर इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम के एसिड बेस हाइपोथेसिस के अंदर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो एक तरह से इजी क्वेश्चन है, अगर आपको डाटा अच्छे से पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखी है उसका आइडिया है, तो इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज ये मॉडरेट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। ओके, बाकी ओवरऑल इसको हम कहेंगे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर बेस्ड है ये। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज। आपके सामने कुछ रिडॉक्स कपल लिखे गए हैं, जैसे ACl2Cl माइनस, B I2I माइनस, C Ag plus Ag, D Na plus Na and E Li plus Li. Choose the correct answer from the option given below. आपको बताना है जो A B C D E है रिडॉक्स कपल जो है उनके रिडक्शन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर क्या है। ओके, तो जरा एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस, फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। जो ऑप्शन है आपके सामने वो क्या है? ऑप्शन ए सेज ACBDE in the decreasing order, option B says ABCDE in the decreasing order, option C says ACBED in the decreasing order and option D says ABCED in the decreasing order. Correct answer is option A. ओके, अभी कैसे आया? तो सीधी सी बात है, द करेक्ट वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द गिवन रेडॉक्स कपल्स आर एज फॉलोज। पहले तो उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, फिर हम आगे बात कर पाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं रेडॉक्स कपल मैंने यहाँ लिखा है सारे, और उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी है। Cl2Cl माइनस का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है? प्लस 1.36 वोल्ट। I2I माइनस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.54 वोल्ट। Ag प्लस Ag के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.80 वोल्ट। Na प्लस Na के लिए कितना है? माइनस 2.71 वोल्ट। और Li प्लस Li के लिए कितना है? माइनस 3.05 वोल्ट। तो देखिए थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि दोनों नॉन मेटल है, इनके लिए प्लस में आएगा। सिल्वर जो है उसके लिए प्लस में होता है, और ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईली नेगेटिव आएगी। ओके, तो हम क्या कह देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, hence the correct order of reduction potential of the given redox pairs is A less than C less than B less than A greater than C greater than B greater than D greater than E, A C B D E in the decreasing order, therefore the correct answer is option A। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो जिन लोगों को थोड़ा चीजें याद करने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है जिन स्टूडेंट्स में, वो इजीली इसको कर सकते हैं, लेकिन समझ के भी इसको किया जा सकता है, तो इसलिए इसको मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखते देखते हम आ गए हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन है, और हमारे इस वीडियो का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा पी ब्लॉक से भी हम इसको कह सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से भी कह सकते हैं, हालांकि पी ब्लॉक में टॉपिक आता है जहां पे हम इसकी बात करते हैं कंपाउंड की, और जब हम केमिकल बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करते हैं, तब भी इसका जिक्र करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 says the number of bridged oxygen atoms present in compound B formed from the following reaction is। अब मैं हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको रिएक्शंस नहीं पता है स्टूडेंट्स, तो मॉडरेट कैटेगरी में आ जाएगा। मैं कोई बात और भी बताना चाहूंगा, ये जो पी ब्लॉक के चैप्टर्स हैं हमारे, एक तरह से जो ब्लॉक्स वाले चैप्टर्स हैं, इनके लिए एनसीईआरटी मस्ट है, इनको आपको अच्छे से याद करना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये जितने भी ब्लॉक्स वाले हैं इनके लिए एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू करना है, ताकि इनके क्वेश्चंस को आप जो जेई में पूछते हैं वो आप समझ पाए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस 673 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन जब करेगा तो ए देगा प्रोडक्ट प्लस PbO प्लस O2 बनाएगा। ए जो है वो डाइमराइज होके बी बना रहा है, और ये जो कंपाउंड बी बन रहा है इसमें आपसे पूछा है कि ब्रिज्ड ऑक्सीजन एटम कितने हैं। आपके ऑप्शंस हैं A0, B1, C2 एंड D3। अब जरा देखिए इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में देखिए करेक्ट आंसर है आंसर ए, दैट इज 0। अब ये कैसे है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। जो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं वो क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जरा देखिए। ए लेड नाइट, जो हमारे पास पहले फर्स्ट रिएक्शन थी जिसमें लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है 673 केल्विन टेम्परेचर पर, वहां से जो ए बन रहा है वो है NO2, और उसके साथ जो प्रोडक्ट दे रखे हैं PbO प्लस O2, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास ए जो प्रोडक्ट आ गया वो कौन हो गया, NO2, और NO2 जब डाइमराइज होता है तो बनाता है N2O4। दिस इज योर कंपाउंड बी, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अब इस बी की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, तो बी की जब स्ट्रक्चर पता होगी तो आराम से बता सकते हैं कि ब्रिज ऑक्सीजन एटम कितने हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, तो हम क्या कह देंगे, ये इसकी स्ट्रक्चर है एन एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ, ओ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एन एन के बीच में कोई भी ब्रिज ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, hence no bridge oxygen atom is present in the compound B N2O4 dinitrogen tetraoxide, therefore the correct answer is option A which says 0। okay students, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो जेई का 25 जून 2022 का जो इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर था उसके सेक्शन ए के 1 से 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर, जिसमें हमने सेक्शन ए को डिस्कस कर लिया है जिसके अंदर 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन थे। इसी तरह से इसका पार्ट 2 भी अब नेक्स्ट वीडियो रिलीज हो जाएगा जल्दी से, जिसमें हम जो है सेक्शन ए के 11 से 20 की बात करेंगे, फिर पार्ट 3 होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, वो अब मेरे वीडियोस को पार्ट्स में देख पाएंगे, जिससे कि उनके लिए वीडियोस को डाउनलोड करना भी इजी रहेगा, उनको पढ़ना भी इजी रहेगा, और स्पेसिफिकली जिस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं उसको वो कर पाएंगे। तो अब जो है जेई के जो पेपर्स मैं सॉल्व करूंगा 2022 के, 2023 के और 20 के, और जो भी प्रीवियस पेपर्स हैं वो सारे, वो हम सेक्शन वाइज करें, पार्ट वाइज करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।